हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा चैनल अभी बिल्कुल नया है, इसलिए आपके समर्थन की हमें बहुत आवश्यकता है। आप सब्सक्राइब और देखकर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को देखें और कमेंट करें ताकि हम अपने आने वाले वीडियो में और ज़्यादा सुधार कर सकें। हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए अब शुरू करते हैं। आज से बजट सत्र का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया है। आज हमारा सेशन इसी से संबंधित होने वाला है। आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक समीक्षा भी कहा जाता है, यह एक दस्तावेज है जिसमें यह बताया जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले साल किस प्रकार से प्रदर्शन किया है। इसमें आने वाले समय के लिए चुनौतियों को चिन्हित किया जाता है और उसमें सुधार के लिए कुछ उपाय भी सुझाए जाते हैं। पिछली वित्त वर्ष में किस प्रकार अर्थव्यवस्था ने अपना प्रदर्शन किया है, यह इस दस्तावेज का केंद्र होता है। प्रत्येक वर्ष संसद में इसे बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। पहले यह 1 फरवरी को, गलत हो गया, यह फरवरी के अंतिम दिन बजट को प्रस्तुत किया जाता था और उससे पहले आर्थिक समीक्षा को प्रस्तुत किया जाता था, जिसे बदलकर अब 31 जनवरी और 1 फरवरी कर दिया गया है। आर्थिक समीक्षा को आर्थिक मामलों के विभाग, जो वित्त मंत्रालय में कार्यरत है, के द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के निर्देशन में तैयार किया जाता है। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार भी अनंत नागेश्वरन हैं। इस बार की बजट की प्रमुख बातों पर अब आते हैं। इस बार के सर्वे में कुल 12 अध्याय लिखे गए हैं, जिसके अंतर्गत अलग अलग विषयों से संबंधित व्याख्याएं लिखी गई। पहला अध्याय अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022-23 पूर्ण सुधार। इस अध्याय में वृद्धि किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था ने की है, किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है और फॉरेक्स रिजर्व के बारे में विशेषकर से बताया गया है। वृद्धि से संबंधित शुरू करते हैं। वृद्धि का मतलब होता है कि पिछली वर्ष की अपेक्षा और देश की जीडीपी में कितना वृद्धि हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022 में पूर्ण प्राप्ति हुई है। यह महामारी अर्थात कोविड-19 के समय की स्थिति में पहुंच चुका है। मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल करने में सफलता प्राप्त हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगभग 10 महीने अर्थात नवंबर से पहले 10 महीने तक भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण में नहीं रख पाई थी। भारत सरकार और आरबीआई के द्वारा जो सीमा तय की गई है वह 4+-2 है, अर्थात सबसे अधिक इन्फ्लेशन 6 डिग्री तक लक्ष्य रखा गया है, लेकिन आरबीआई इसे प्राप्त करने में असफल रही थी, जिसे नवंबर में पुनः प्राप्त कर लिया गया। इस वित्तीय वर्ष में ग्रोथ रेट 7% रहा है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2024 में वृद्धि दर का 6 से 6.8 रहने की उम्मीद जताई गई है। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और पीपीपी अर्थात परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 3 बड़े झटकों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कोविड-19 जिसने अर्थव्यवस्था में रुकावटें पैदा की, रूस यूक्रेन वार से महंगाई को बढ़ावा मिला, मौद्रिक नीति सख्तीकरण से डॉलर के मूल्य में वृद्धि हुई, जिससे करेंट अकाउंट डेफिसिट अर्थात चालू खाता गाठा बढ़ा है। लेकिन इस सब समस्याओं के बावजूद भारत ने अपनी पूर्व की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ को प्राप्त किया है, क्योंकि इसका आधार मजबूत है। विश्व स्तर की अपेक्षा भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि विश्व भर के मुद्राओं में अवमूल्यन हुआ, लेकिन भारतीय रुपये में यह अवमूल्यन काफ़ी कम रहा है। फॉरेक्स रिजर्व, जब चालू खाता घाटा बढ़ता है तो रुपया कमज़ोर होता है, जिसका
प्रत्यक्ष प्रभाव एक्सचेंज रिजर्व पर पड़ता है, जो चालू खाता घाटा के लिए को पूरा करता है। रुपए की सुभेद्यता को जब फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है तो रुपये की सुभेद्यता कम होती है। आर्थिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए जो प्रमुख कारक हैं, उच्च पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो सरकार के पास संपत्तियों का बढ़ोतरी होता है। निजी उपभोग में वृद्धि, छोटे व्यवसायों को वित्त। एमएसएमई जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज़्यादा रोजगार सृजित करते हैं। एक्सपोर्ट में 50% हिस्सेदारी देते हैं। जीडीपी में 30% का योगदान होता है। इसलिए छोटे व्यवसायों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कॉरपोरेट बैलेंस शीट, जब किसी कॉरपोरेट का बैलेंस शीट बिगड़ता है तो बैंकों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और देश के विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। प्रवासी मजदूर की उत्पादक शहरों की ओर वापसी। प्रवासी मजदूर कोविड-19 के दौरान वापस अपने गाँवों में लौट गए थे, जिससे उत्पादन में गिरावट आई थी। ये पुनः शहरों की तरफ जाना शुरू कर चुके हैं, जिससे फिर से कोरोना पूर्व स्थिति में उत्पादन संभव होगा। अगले खंड में और भी बातें चर्चा की जाएंगी। यह सिर्फ एक अध्याय है, अभी 2 खंड और आएंगे जिनमें आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा की जाएगी। कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।